लैटन स्केयर डिज़ाइन, एलएस डिज़ाइन भी इसको कहते हैं। स्टैट 701 में आज हम लैटन स्केयर डिज़ाइन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द यूट्यूब चैनल हॉर्टिकल्चरिस्ट हैदर अली। तो स्टैट 701 के फाइनल कोर्स में आज हमारा तीसरा डिज़ाइन है। इससे पहले CRD और RCBD की दोनों वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हुई हैं। आज इसको हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि लैटन स्केयर डिज़ाइन अप्लाई कब होगा। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो व्हेन वेरिएशन इज फाउंड इन टू डायरेक्शंस, अगर आपको याद हो या आपने CRD वाली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो बेसिक तीनों डिज़ाइन है, सिंगल फैक्टर डिज़ाइन, CRD, RCBD और लैटन स्केयर, ये कब कौन सा अप्लाई होगा। अगर सारी कंडीशन होमोजीनियस हो तो हम CRD अप्लाई करते हैं। अगर वन वे हेट्रोजीनियस हो तो हम RCBD अप्लाई करते हैं। अगर टू वे हेट्रोजीनियस हो यानी वेरिएशन टू डायरेक्शन से आ रही हो, फॉर एग्जांपल एक फील्ड प्लॉट है आपके पास जिसमें आपने एक्सपेरिमेंट लगाना है, एक साइड के उस पर रोड लग रहा है, दूसरी साइड पे किसी ट्री की शेड आ रही है, या उस पे साइड पे केनाल वाटर चैनल है, केनाल है, यानी दो तरफ से वेरिएशन आ रही है, तो वहाँ पर फिर हम लैटन स्केयर डिज़ाइन लगाते हैं। इसी तरह जो हमने स्टार्ट में एग्जांपल देखी थी उसमें अगर हम बात करें, यानी अगर स्टूडेंट्स की डिग्री भी डिफरेंट हो, मेजर भी डिफरेंट हो, जेंडर भी डिफरेंट हो, किंतु टू टाइप ऑफ वेरिएशन, टू साइड से वेरिएशन आ रही हो, तो फिर हम लैटन स्केयर डिज़ाइन लगाएंगे। इट बिकम्स वेरी नेसेसरी टू रिमूव दीज टू सोर्सेज ऑफ वेरिएशन साइमल्टेनियसली। इट कैन बी अचीव, ये आपने पढ़ लेना है सारा, ये इसमें से आपने याद रखना है। Each treatment must appear once and only once in each row and each column. ये आगे भी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे RCBD में हम देखा था कि ब्लॉक के अंदर हर ट्रीटमेंट की एक ही रेप्लिकेशन आनी चाहिए। एक ब्लॉक के अंदर एक ही रेप्लिकेशन दो दफ़ा नहीं आ सकती, और हर ब्लॉक के अंदर हर ट्रीटमेंट की एक रेप्लिकेशन लाजमी भी आनी चाहिए, कुछ स्किप भी नहीं हो सकती और कोई रिपीट भी नहीं हो सकती। इसी तरह लैटन स्केयर डिज़ाइन में हर जो ट्रीटमेंट की एक एप्लीकेशन है वो रो में भी एक ही दफ़ा है और कॉलम में भी एक दफ़ा है। तो आगे हम चलते हैं। इन लैटन स्केयर डिज़ाइन द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। ये बड़ी अहम बात है कि लैटन स्केयर डिज़ाइन में हमेशा जितने ट्रीटमेंट हैं हमें उतनी ही रेप्लिकेशन रखनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ पर मैं कन्फ्यूजन दूर कर दूँ, इसको LSD डिज़ाइन ही हम कह सकते हैं। LSD जो है वो हमने स्पेसिफाई किया हुआ है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट के लिए, इसलिए इसको LSD डिज़ाइन ही LS डिज़ाइन कुछ लोग कह लेते हैं, वो फिर भी ठीक है। बेटर है लैटन स्केयर डिज़ाइन। जैसे दूसरे दो CRD और RCBD हम बोलते हैं, इसको LSD नहीं बोल सकते। तो लैटन स्केयर में नंबर ऑफ ट्रीटमेंट ऑलवेज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। C यहाँ पर कॉलम के लिए है, T is equal to number of treatments, R is equal to number of rows, C is equal to number of columns। जितने ट्रीटमेंट हो उतनी ही रोज बनेंगी, उतने ही कॉलम बनेंगे, और ये तभी मुमकिन है अगर जितने ट्रीटमेंट हैं उतनी ही रेप्लिकेशंस लगाएं हम। तो क्वेश्चन वही है जो पहले RCBD और CRD में हमने डिस्कस किए हैं कि जनरल लेआउट प्लान आ सकता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस आ सकता है, टेस्ट आ सकता है, इसकी सिग्निफिकेंस पूछी जा सकती है कि ये कितना एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू CRD और RCBD। सपोज वी वांट टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ वेट रिड्यूसिंग डाइट, वही एग्जांपल जो हम पहले से करते आ रहे हैं, ऑन रिस्पॉन्स वेरिएबल ऑफ वेट लॉस। फॉर दिस पर्पज वी सिलेक्ट 4 डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट, उसके 4 ट्रीटमेंट हैं। फर्दर वी सपोज दैट overweight persons are belong to 4 different age groups as well as 4 different educational levels। ये 2 टाइप ऑफ वेरिएशन आ गई, इसलिए यहाँ पर लैटन स्केयर डिज़ाइन लगेगा। अगर एक ही एज ग्रुप के सारे होते, एक ही एजुकेशन लेवल से होते, तो हम CRD लगाते। अगर कोई एक हेट्रोजीनियस इनमें फैक्टर आता है तो हम RCBD लगाते। So we divide the experimental unit by using two-way blocking।
into 4 different groups, row wise as well as column wise, in such that experimental unit within groups become homogeneous and between groups become heterogeneous. जो RCBD का मकसद था वही यहाँ पर। to run this experiment we require, तो हम जैसे पहले करते आ रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल यूनिट काउंट करेंगे, ट्रीटमेंट को एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि लैटेंट स्केल डिज़ाइन में जितने ट्रीटमेंट हो उतनी ही आप एप्लीकेशन लगानी होती हैं। 4 ट्रीटमेंट है तो 4 एप्लीकेशन लगाएंगे, 16 एक्सपेरिमेंटल यूनिट बन जाएंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास आ। अब सवाल है कि जनरल लेआउट प्लान में हमें एक ही काम करना होता है, इनको रैंडमाइज करना होता है। तो ये पहले हमने तरतीब से लिख लिया, 4 रोज बना ली, ठीक है, 4 ही ऊपर हमने कॉलम बना लिए, C1 C2 C3 C4, इसी तरह साइड पे R1 R2 R3 R4 एक तरतीब से लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, T1 T2 T3 T4। So for allocating the treatments to experimental unit, we use systematic allocation method in R1. Systematic mean एक तरतीब से, and in R2 we skip T1 and start from T2। हमने T1 एंड स्किप करके T2 से स्टार्ट किया और T1 एंड में लिख लिया, फिर इसी तरह आगे T3 से स्टार्ट किया, फिर इसी तरह आगे T4 से स्टार्ट किया, ठीक है। बट इन स्टैटिस्टिक्स वी ऑलवेज यूज रैंडम प्रोसेस, क्योंकि स्टैट हमेशा रैंडमाइजेशन पे ही काम करती है। फॉर ऑल रैंडम एलोकेशन ऑफ द ट्रीटमेंट टू एक्सपेरिमेंटल यूनिट वी यूज टोटल मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज रो रैंडमाइज, वी प्रिपेयर 4 स्लिप पेपर। हम क्या करेंगे, ये जो हमने सिस्टमेटिक वे से अरेंज किया है इनको अब रैंडमाइज करेंगे। हमने 4 स्लिप पेपर बना लेने, सेम कलर और सेम साइज के। तो पहले हमने रोज को रैंडमाइज करना है, ठीक है जी। हम पहली पेपर खोलेंगे, फॉर एग्जांपल वहाँ पर आ गया है जी R1 या R2 या R3 जो भी आया, तो इस ब्लॉक की यहाँ पर एग्जांपल में लिखा गया R3 आ गया, इस ब्लॉक की R3 उठाएंगे, ये वाली जो हाईलाइट की हुई है उसको यहाँ पर R1 में लिख देंगे, ठीक है। ये देखें R3 R T3 T4 T1 T2 ये यहाँ से हमने लिया। तो अगर स्लिप पेपर के R3 की जगह R2 आता तो हम R2 उठा लेते, ये वाली, ठीक है। उसको हम यहाँ लिख लेंगे, फिर दोबारा उठाएंगे, फॉर एग्जांपल R2 आ गया तो हमने R2 यहाँ पर एंटर कर दिया, ठीक है। चारों इस तरह एंटर कर लेंगे। तो जो हमारी रोज हैं ये जो T1 T2 T3 4 T तरतीब से आ रहे थे सिस्टमेटिक वे में, यहाँ पर रैंडमाइज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने बिल्कुल इसी तरीके से कॉलम को रैंडमाइज कर लेना। तो यूँ रैंडमाइज कॉलम भी हो जाएंगे और रोज भी हो जाएंगे और हमारे पास फाइनल इस तरह से रैंडमाइज्ड ये चारों रोज आ गई, ये नीचे कॉलम की रैंडमाइजेशन दिखाई है। फिर उसी तरह आपने 4 स्लिप पेपर बना लेने। फॉर एग्जांपल हमारे पास C2 ओपन हो गया स्लिप में, तो C2 की ये वाली जो एंट्री है T4 T1 T3 T2 ये हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है जी, कॉलम 1 में। अब अगर उसके बाद C3 आता है तो उसको यहाँ पर लिख दें, जो भी आएगा उसको करते जाएंगे, एंड पर हमारे पास ये कॉलम भी शफल हो गए, रोज भी शफल हो गई। मैं ऊपर से आपको दिखाता हूँ, ये हमने बनाया था सिस्टमेटिक वे, ठीक है। T1 T2 T3 T4, इधर भी T1 T2 T3 T4 सिस्टमेटिक वे से बना हुआ। तो रैंडमाइज करने के बाद जो हमारे पास फाइनल फॉर्म है ये वाली। अब इसमें देखिए आप कि तरतीब से नहीं, ठीक है। यहाँ तक हमारा लेआउट कंप्लीट हो गया, पहला क्वेश्चन का पार्ट होता है। अब हमने जाना है इसके एनालिसिस की तरफ, जैसे हमने CRD और RCBD में एनालिसिस करते रहे। जी एग्जांपल नंबर 1, द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट द वेट लॉस इन kg by 4 different brands of diet administered to 16 subject experiencing overweight। तो 4 डिफरेंट ब्रांड है हमारे पास डाइट के और हमने वो 16 पेशेंट को दिए हैं। ये उनके आ गए, पहला उसका
14 kg वेट रिडक्शन हुआ है, फिर 11 kg, फिर 8 kg, ये सारा डाटा दिया है, ये क्वेश्चन पूछे। फाइंड द टेस्ट हाइपोथेसिस दैट मीन वेट रिडक्शन इज सेम फॉर ऑल फोर बैंड, वही क्वेश्चन है पिछले टेस्ट डिज़ाइन में हमने किए हैं। कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, CV निकालना है। फाइंड रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ दिस डिज़ाइन ओवर CRD एंड RCVD। फाइंड द ट्रीटमेंट मीन एंड स्टैंडर्ड एरर। तो पहले से हम स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 हमने हाइपोथेसिस बनाना होता है। H0 क्या कहता है जी, सारी ट्रीटमेंट मीन सेम है, और H1 कहता है कि ट्रीटमेंट मीन डिफरेंट है। स्टेप 2 है जी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अल्फा 0.05। स्टेप 3 टेस्ट स्टैटिस्टिक, F टेस्ट अनोवा टेबल बनाना है। तो अनोवा टेबल बनाने के लिए हमें कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हम ये बनाएंगे इस तरह टेबल, ठीक है जी। ये वही ऊपर वाले टेबल है जहाँ पर डाटा दिया हुआ है, ठीक है जी। फ़र्क हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने तरतीब से लिख लिया है, ठीक है। T1, T2, T3, T4, ये वाले जो रिस्पॉन्स वेरिएबल हमारे 14, 11, 8, 13। तो यहाँ पर हमने सारे लिख लेने। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो हर कॉलम के अंदर ट्रीटमेंट एक ही दफ़ा आए। C1 के अंदर चारों ट्रीटमेंट आ गए, C2 के अंदर चारों ट्रीटमेंट आ गए, C3 के अंदर चारों ट्रीटमेंट आ गए, C4 के अंदर चारों ट्रीटमेंट आ गए। ना कोई ट्रीटमेंट स्किप होता है, ना ही कोई ट्रीटमेंट रिपीट होता है। इसी तरह अगर आप रो वाइज देखें तो भी ऐसे ही, ना कोई ट्रीटमेंट स्किप होता है, ना कोई ट्रीटमेंट रिपीट होता है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ आपने इनका टोटल ले लेना है, ठीक है। ये कॉलम के टोटल आ रहे हैं बेसिकली। ऊपर से हमने कॉलम 1 की एंट्री सारी यहाँ पे लिखी हुई, ये वाली कॉलम 1 की, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की। तो दूसरा जो टेबल हमने बनाना है वो है ट्रीटमेंट का टेबल, ठीक है। इसमें T1 4 दफ़ा जो आया है वो हमने लिख लेना है, फिर T2 जो 4 दफ़ा आया है, फिर T3, फिर T4। तो ट्रीटमेंट का सेपरेट से टेबल बना लेना है, रोज और कॉलम वाला टेबल हमने सेपरेट से बना लेना है। तो रोज और कॉलम वाले में सिर्फ हमने टोटल करना है, ट्रीटमेंट वाले में हम टोटल भी करेंगे और ट्रीटमेंट का मीन भी निकाल लेंगे, ठीक है, डिवाइड करके जितनी भी एप्लीकेशन। उसके बाद करेक्शन फैक्टर हमेशा की तरह हमारे पास करेक्शन फैक्टर का फार्मूला मौजूद है, ग्रैंड टोटल डिवाइडेड बाय n। अब यहाँ पर जो ग्रैंड टोटल है वो आप जिस मर्जी टेबल का ले लें वो सेम ही होगा, 212 है, यहाँ पर भी 212 है। 16 पे डिवाइड किया 212 का स्केयर लेके, तो आंसर आ गया 2809 करेक्शन फैक्टर। TSS जैसे हम पहले निकालते हैं कि सारे टेबल की सारी वैल्यूज़ के अब हम प्लस करते जाएंगे 1 बाय 1 स्केयर लेके, और एंड पे उसमें से करेक्शन फैक्टर को माइनस कर देंगे। TSS 8 स्केयर प्लस 14 स्केयर प्लस 13 स्केयर प्लस 11 स्केयर प्लस 8 स्केयर, सारी वैल्यूज़ को स्केयर लेके प्लस करते जाएंगे, और एंड पे उसमें से करेक्शन फैक्टर माइनस करेंगे। तो TSS हमारे पास आ गई 189, ठीक है जी। उसके बाद RCBD में हमने SS ब्लॉक निकाला था। यहाँ दो चीज़ें हैं, रोज और कॉलम। यहाँ SS रो भी निकालेंगे और SS कॉलम भी निकालेंगे। SS रोज के लिए हमने क्या करना है, जो रोज के टोटल है 46 का स्केयर प्लस 64 का स्केयर प्लस 55 का स्केयर प्लस 47 का स्केयर डिवाइडेड बाय जितनी टोटल रोज है, और उसमें से करेक्शन फैक्टर माइनस करेंगे। SS रोज हमारे पास आ गया 52.50,
इसी तरह कॉलम की दफ़ा हम कॉलम के टोटल आए ये वाले 57 का स्केयर प्लस 54 का स्केयर प्लस 51 का स्केयर प्लस 50 का स्केयर डिवाइडेड बाय 4 माइनस करेक्शन फैक्टर, ये हमारे पास आ गया एस एस कॉलम। वैसे ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट 36 का स्केयर प्लस 62 का स्केयर प्लस 63 का स्केयर प्लस 51 का स्केयर डिवाइडेड बाय 4 माइनस करेक्शन फैक्टर, तो एस ट्रीटमेंट आ गया 118.5। एंड वैसे एरर निकालना है तो टी एस एस में से ये तीनों माइनस कर देने, एस एस ट्रीटमेंट, एस एस रो, एस एस कॉलम, एस एस ई हमारे पास आ गया 10.5। और टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, उसमें सोर्स ऑफ वेरिएशन में ट्रीटमेंट आएगा, रोज, कॉलम, एरर और टोटल। ट्रीटमेंट हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखेंगे T-1, 3 थे, 4 ट्रीटमेंट थे तो 3 आ गई, रोज भी 4 थी तो R-1 3 आ गया, कॉलम भी 4 थे, R-1 3 आ गया, N-1 टोटल 15 आ गया। 15 में से ऊपर वाले सारे माइनस करते हैं तो एरर आ गई हमारे पास 6। ठीक है जी, ये टी एस एस हमने ऊपर निकाल ली है, एस एस रो निकाल ली है, एस एस कॉलम निकाला है, एस एस एरर निकाली, टी एस एस निकाली, सॉरी एस एस ट्रीटमेंट, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। फिर इनको एम एस निकालने के लिए हम रिस्पेक्टिव के साथ डिवाइड करते जाएंगे। 118.5 को 3 से किया तो 39 आ गया, इसी तरह 52 को 3 से किया तो 17 आ गया, ये आ गया। अब ये हमारे पास आ गई एम एस ई। एफ कैलकुलेटेड निकालने के लिए हम एस एम एस ई पे डिवाइड करेंगे। 39.5 को 1.75 पे डिवाइड किया तो 22 आ गया। अब ये अनोवा टेबल के फार्मूले वही शुरू से चलते आ रहे वही रहेंगे। फिर 17.75 को डिवाइड किया तो 10 जो आ गया, 2.50 को डिवाइड किया तो 1.43 आ गया। एफ टेबुलेटेड एफ को वही फार्मूला है अल्फा इनटू डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रीटमेंट की और फिर एरर की। यहाँ जब आएंगे तो पहले रो की फिर एरर की, यहाँ जब आएंगे तो पहले कॉलम की फिर एरर की। चूंकि हर दफ़ा 3 ही है, चेंज नहीं हो रही, इसलिए एफ टेबुलेटेड की वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही, 4.76 हर दफ़ा आई। तो कंक्लूजन हम क्या लिखेंगे कि ट्रीटमेंट की दफ़ा एफ कैलकुलेटेड बड़ा है, रोज की दफ़ा भी बड़ा है, कॉलम की दफ़ा बड़ा नहीं। तो हम लिखेंगे सिंस एफ कैलकुलेटेड फॉर ट्रीटमेंट and error is greater than f tabulated, so these both have significant effect। जबकि कॉलम का इफेक्ट सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि उसकी वैल्यू छोटी है। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको पढ़ लें। उसके बाद फाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, उसका वही फार्मूला है अंडर रूट ऑफ एम एस ई डिवाइडेड बाई ग्रैंड मीन। एम एस ई हमने यहाँ पर निकाली है 1.75, ग्रैंड मीन ऊपर हमने ट्रीटमेंट वाले टेबल में निकाला, ये 13.25। तो इसका अंडर रूट लेंगे, एम एस ई का डिवाइड करेंगे ग्रैंड मीन से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो सी वी आ गई हमारे पास 9.9%। इंटरप्रेट इसको कैसे करना है कि सी वी अगर फील्ड एक्सपेरिमेंट में 20 से लेस हो तो इसका मतलब है रिजल्ट्स जो है वो प्रिसाइज है, रिलायबल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फाइंड द रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ दिस डिज़ाइन और सी आर डी एंड आर सी डी। हमने बताना है कि हमें ये डिज़ाइन लगाने का कोई फ़ायदा भी हुआ है या हमने बिला वजह ज़्यादा मेहनत की है। उसका सिंपल सा फार्मूला है, सी आर डी के लिए रिलेटिव एफिशिएंसी का ये फार्मूला है एम एस आर प्लस एम एस सी, यानी एक रोज हमने एक्स्ट्रा डाली है, कॉलम एक्स्ट्रा डाला है सी आर डी की निस्बत, प्लस T-1 इंटू एम एस सी ओवर T+1 इंटू एम एस सी। सारी अनोवा टेबल से वैल्यूज देख के हम पुट करेंगे। रिलेटिव एफिशिएंसी आ गई 2.89, क्योंकि 1 से बड़ी है। इफ रिलेटिव एफिशिएंसी इज ग्रेटर देन 1, so LS design is present situation is estimated to increase the experimental precision। अगर RE1 आए तो इसका मतलब होता है कि CRD और LS इक्वल एफिशिएंसी दोनों 1 से जितनी ऊपर होगी, क्योंकि ज़्यादा है इसलिए हम कह सकते हैं इस सिचुएशन में LS जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है CRD से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो फिर हम 2.89 में से 1 निकाल देंगे, बच जाएगा 1.89, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 189% अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है जी।
अब अगर RCBD से कंपेयर करें तो RCBD में ब्लॉक होता है, इसके अंदर हमने दो ब्लॉक बनाए हैं, एक रोज और एक कॉलम्स। तो हमें बताना पड़ेगा कि लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन के हम किस चीज़ को ब्लॉक कंसिडर करें, तो RCBD के साथ कंपेयर करें, तो हम दोनों के साथ करेंगे। इन RCBD ओनली वन वे ब्लॉकिंग आर यूज्ड, column wise or row wise, but in Latin scale design we use two-way blocking, row wise as well as column wise. So at Latin scale design with RCBD we only use one more source of variation. When we consider column as a block, we use rows as an additional variation. If we consider row as a block, we will use column as an additional source of variation. यानी इसके अंदर हमने दो ब्लॉक टू वे ब्लॉकिंग की है लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन के अंदर। RCBD में हम वन वे ब्लॉकिंग करते हैं। तो वही ऊपर वाला फार्मूला, यही रिलेटिव एफिशिएंसी का रहेगा। फ़र्क क्या आएगा, अगर हम कंसिडर करते हैं कॉलम को एज अ ब्लॉक, तो MSC यहाँ से निकाल देंगे। कॉलम को एज अ ब्लॉक कंसिडर करके 3.25% 3.25 जवाब आ रहा है, यानी अगेन ये RCBD से अच्छा है। ठीक है, अगर हम रो को ब्लॉक कंसिडर कर लें तो फिर हम SR यहाँ से निकाल देंगे, MSC लगा लेंगे, फार्मूला वही रहेगा। तो फिर 1.1% R 1.1 आंसर आ रहा है। तो फिर भी अच्छा है, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं। अगर हम रो को एज अ ब्लॉक कंसिडर कर लेते हैं RCBD में, तो फिर ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट जो हमने किया है लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन के जो रिजल्ट हैं वो तकरीबन RCBD से मिलते जुलते ही हैं। So result indicates that the introduction of column variable vertical blocking is not much effective. ठीक है जी। तो relative efficiency of LSD design when we consider row as a block, तो फिर इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी नहीं है, 1.1 आएगी। नेक्स्ट है जी टेस्ट। टेस्ट के लिए हमें सिर्फ ट्रीटमेंट मीन चाहिए होते हैं। सबसे पहले हम देखना टेस्ट लगेगा कौन सा। अगर क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दी तो हम टकी टेस्ट लगा लेंगे या शेफे लगा लेंगे। अगर क्वेश्चन में कोई एक कंट्रोल ग्रुप हो तो हम डनर टेस्ट लगाएंगे। अगर कोई एक स्टैंडर्ड हो ट्रीटमेंट हो तो हम LSI टेस्ट लगाएंगे। तो सबसे पहले टकी टेस्ट हम देखते हैं। सबसे पहला स्टेप टकी में आपने चारों ट्रीटमेंट के जितने भी ट्रीटमेंट हैं उनके मीन्स लिख देने। दूसरे स्टेप में उन मीन्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। असेंडिंग मीन्स सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ से आप देखें सबसे छोटा 9 था, उससे बड़ा था ये 12, तो ये नीचे 12 लिख लिया। फिर उससे बड़ा 15, फिर उससे बड़ा 15.5 है और एंड पे 15.75। उसके बाद आपने कंपैरिजन करना है। लास्ट वाले को उठाना है, फर्स्ट वाले से कंपेयर करना है। फिर लास्ट वाले को उठाना है सेकंड वाले से कंपेयर, फिर लास्ट वाले को उठाना है थर्ड वाले से कंपेयर। ये लिखे होंगे T3 वर्सेस T1, T3 वर्सेस T4, T3 वर्सेस T2। जब लास्ट वाला सबसे हो गया फिर उसको स्किप करके नेक्स्ट पे आ जाना है। इसको उठाना है फर्स्ट वाले से कंपेयर, फिर इसको उठाना है सेकंड वाले से कंपेयर, ये हो गया यहाँ। फिर इसको छोड़ देना, अगले पे आ जाना है। इसको उठाना है फर्स्ट वाले से कंपेयर, T4 वर्सेस T1। नेक्स्ट जो कॉलम है डिफरेंस बिटवीन मीन्स, तो इनके हम डिफरेंस माइनस करते जाएंगे। T3 वर्सेस T1 है, तो T3 के मीन में से T1 का मीन निकाल देंगे, यानी 15.75 में से 9 माइनस किया तो जवाब आ गया 6.75। ठीक है, इसी तरह 3 सारे निकाल दिए। तीसरा कॉलम है HSD वैल्यू। HSD वैल्यू ये नीचे हमारे पास फार्मूला मौजूद है जो हमने पिछले डिज़ाइन में पढ़ा है वही। HSD वैल्यू इस फार्मूले से निकाल लेंगे। HSD वैल्यू इज इक्वल टू Q इंटू क्यू एल्फा इंटू ट्रीटमेंट एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम MSE ओवर 2 1 ओवर RI प्लस 1 ओवर RJ। क्यू टेबल से वैल्यू ये वाली देखेंगे 4.90, बाकी ये तो ओवर टेबल से पुट कर देंगे। HSD वैल्यू है 3.24। अब इसको यहाँ पर सब के आगे पुट कर लेंगे। जो भी सीक्वेंस HSD वैल्यू से बड़ा होगा वो सिग्निफिकेंट होगा इस ब्लॉक में। ठीक है, 6.75 जो है वो 3.24 से बड़ा है तो सिग्निफिकेंट है। 3.0 छोटा है तो नॉन सिग्निफिकेंट है। 0.25 छोटा है नॉन सिग्निफिकेंट है। 6.50 बड़ा है तो सिग्निफिकेंट है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट है। 2.75 छोटा है नॉन सिग्निफिकेंट है, लास्ट वाला सिग्निफिकेंट है।
ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि T3 और T1 का कंपेयर करें तो T3 अच्छा है, T3 और T4 का कंपेयर करें तो कोई फ़र्क नहीं, इसी तरह T3 T2 में कोई फ़र्क नहीं, जबकि T2 और T1 को कंपेयर करें तो T2 अच्छा है, ठीक है। इसी तरह T4 T2 से अच्छा है। अगर शेफे टेस्ट लगाएं तो सारा प्रोसीजर सेम है, एच एस डी वैल्यू की जगह एस वैल्यू आएगी और एस वैल्यू का फार्मूला थोड़ा सा चेंज है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है जिसको मैं अब रिपीट नहीं करूँगा। स्टेप 1 वही है, स्टेप 2 वही है, टेबल वैसे ही बनाना है, सिर्फ एच एस डी वैल्यू की जगह एस वैल्यू लगानी है, एस वैल्यू का फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। डनट टेस्ट नेक्स्ट, डनट टेस्ट सिर्फ तब लगाना है अगर कोई एक कंट्रोल हो, ठीक है। लेट T1 इज अ कंट्रोल, सपोज कर लेते हैं हम T1 कंट्रोल है, फिर बता रहा हूँ मैं, चारों टेस्ट में से एक लगता होता है हर क्वेश्चन में, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अगर T1 को हमने कंट्रोल कंसिडर किया है तो बाकी सब कुछ से कंपेयर करेंगे, T1 वर्सेस T2, T1 वर्सेस T3, T1 वर्सेस T4, ठीक है जी। तो जो भी, अच्छा इसमें ये भी कंफ्यूजन हो सकती है कि पहले में से दूसरे को माइनस नहीं करना, बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है हमेशा। जैसे T2 बड़ी वैल्यू है 15.59, उसमें से माइनस किया, जवाब आ गया 6.5। इसी तरह नीचे दूसरा, इसी तरह तीसरा। यहाँ पर हमने टकी टेस्ट में एच एस डी वैल्यू थी, शेफे में एस वैल्यू थी, डनट में डी वैल्यू है। डी वैल्यू का नीचे फार्मूला दिया है, उससे मिलता जुलता ही, सिर्फ एम एस सी के साथ डिवाइड नहीं हो रहा, 2 बाकी वही है। तो डी वैल्यू निकाल लाई हमारे पास, सारी वैल्यूज पुट करने के बाद 2.39, जो वैल्यू अब 2.39 से बड़ी होगी वो सिग्निफिकेंट है। अभी तीनों वैल्यूज ही 2.39 से बड़ी है, इसका मतलब तीनों ही ट्रीटमेंट सिग्निफिकेंट है, यानी तीनों ट्रीटमेंट कंट्रोल से अच्छे हैं। उसके बाद एल एस टेस्ट ये सिर्फ तब लगेगा अगर कोई एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट हो, लेट वी कंसिडर T4 एज अ स्टैंडर्ड। T4 को जिसको हमने स्टैंडर्ड कंसिडर किया उसको वाई बार एस भी कर लेते हैं। इसमें हम टेबल नहीं बनाते, इसमें हम एल एस आई वैल्यू निकालते हैं, जिसका ये फार्मूला है, मिलता जुलता ही फार्मूला है। एल एस आई वैल्यू हमारे पास निकल आई, सारी वैल्यूज पुट करने के बाद 1.81, इसको हम प्लस करेंगे स्टैंडर्ड के अंदर, स्टैंडर्ड की ट्रीटमेंट का मीन कितना है 12.75, इसमें प्लस करेंगे 1.81, जवाब आया 14.56। इस नंबर से जिस भी ट्रीटमेंट का मीन बड़ा होगा वो अच्छा परफॉर्म करेगा। 14.56 से ये दोनों बड़े हैं, T2 भी और T3, इसका मतलब ये दोनों अच्छा परफॉर्म करेंगे। ट्रीटमेंट विद द मीन ग्रेटर देन 14.58 will be higher than the standard, thus T2 and T3 have performed better than the standard। ये सेकंड एग्जांपल है, इसको आप खुद सॉल्व कर लें। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें या मेरे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई मुझसे समझाते हुए गलती हो गई हो तो वो भी आप मुझे हाईलाइट कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे सिंगल फैक्टर डिज़ाइन आज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हमारे मल्टीपल फैक्टर डिज़ाइन रह गए हैं, जिसमें फैक्टोरियल है और स्प्लिट प्लॉट है। तो किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप फेसबुक पेज पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियो के ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से गुड लक एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे ऑनलाइन हो या फिज़िकल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।